Hello everyone, this is my another lecture of congestive cardiac failure. So in this lecture we will talk about pathophysiology, clinical feature, diagnostic evaluation and management of congestive cardiac failure. Okay, तो first we will start with pathophysiology of congestive cardiac failure. तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है, हमारा हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। उसका जो पंपिंग एक्शन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के मेटाबॉलिक नीड हैं वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है। पैथोफिजियोलॉजी में अब हम सीक्वेंस देखेंगे कि किस तरीके से जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। अब कार्डियक आउटपुट कम है मतलब हार्ट से जो ब्लड है वो निकल ही कम रहा है। हार्ट से अब कम ब्लड निकलेगा तो पूरी बॉडी में भी कम पहुंचेगा, डिफरेंट पार्ट्स में भी कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फेल करने लग जाएंगे, अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये किस तरीके से कंपनसेट करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दी ना, अब हार्ट अच्छे से पंप करेगा, तो इसकी वजह से कुछ टाइम तक तो कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन हो जाता है। कुछ देर के लिए ये हेल्पफुल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये हार्मफुल होता है, क्योंकि ये ना फोर्सफुली काम करवा रहा है हार्ट से। हमारे हार्ट की एबिलिटी है ही नहीं कि वो इतना काम कर पाए, वो डिसीज़ कंडीशन में है, परेशान है, दुखी है, ख़राब है अभी हार्ट हमारा, तो वो काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी वजह से उसको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, तो वर्कलोड जो है वो हार्ट पे बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमारा रास सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि किडनी के पास भी ब्लड कम जा रहा है ना, तो किडनी को ऐसा लगता है कि हमारी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, जीएफआर कम हो रहा है उसकी वजह से, तो ये रास सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। अब रास सिस्टम का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ये साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाता है। इससे क्या होता है, आपको पता ही है कि ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाता है। ऑलरेडी हमारी ये कंडीशन ख़राब है हार्ट की। ठीक है, अब सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी हो रहा है, तो पानी जगह जगह इकट्ठा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन होगा। ठीक है, तो कंजेशन जगह जगह इडीमा देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और जब ये चीज़ चलती रहेगी, जैसे मैंने बताया था ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी तो हमारे जो वेंट्रिकल है ना उनकी रीमॉडलिंग हो जाएगी, मतलब एबनॉर्मल एनाटॉमिकल चेंजेस आएंगे। जैसे कि हाइपरट्रॉफी हो गया तो हमें वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट इन्वॉल्व कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लेफ्ट साइडेड फेलियर होते हैं या फिर राइट साइडेड फेलियर होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट साइडेड फेलियर में क्या क्या फीचर्स देखेंगे। इसमें हमें डिज्निया देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। ऑर्थोपनिया देखने को मिल सकता है। ऑर्थोपनिया होता है कि ब्रेथलेसनेस ऑन लाइंग फ्लैट। ठीक है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को सडन ब्रेथलेसनेस होती है एट नाइट। ठीक है, कफ देखने को मिल सकता है। पिंक फ्रॉदी स्पुटम में देखने को मिल सकता है। पिंक फ्रॉदी स्पुटम इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, जो कि इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। फटीग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि फटीग एंड वीकनेस क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन तक परफ्यूज़न नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए फटीग और वीकनेस होती है। ठीक है, साइन में अगर हम बात करते हैं तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ था, कंपनसेटरी होता है ये। ठीक है, क्रैकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंजेशन है इसलिए क्रैकल्स आएंगे। S3 गैलप देखने को मिल सकता है, ये एक्स्ट्रा एबनॉर्मल साउंड होता है। ठीक है, साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा ना, अगर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा और साइनोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो अब सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल इडीमा हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे असाइटिस हो जाएगा। असाइटिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ पस या फ्लूइड
इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, हेपेटोमेगैली देखने को मिल सकता है। वेट गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। तो हमें जब ऐसी कंडीशन होती है ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया या और कोई कंडीशन है जिसमें फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है, उसमें हमें वेट गेन को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, ये सब भी देखने को मिल सकता है। साइन में अगर हम बात करें तो रेज्ड जेवीपी देखने को मिल सकता है, मतलब जुगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, पिटिंग अडीमिया देखने को मिल सकता है, हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे जो कि हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा BNP। इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर हार्ट फेलियर। ठीक है, ये याद रखना है, MCQs में भी आता है। इसका अगर हाई लेवल है तो मतलब पेशेंट में हार्ट फेलियर प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट चेक कर सकते हैं हम, रीनल फंक्शन चेक कर सकते हैं, LFT, CBC, ये सारे हम ब्लड टेस्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं ECG की। ECG में आपको याद रखना है कि ECG आपको ये नहीं बताता है कि पेशेंट में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है या नहीं है। ठीक है, वो उसको कंफर्म नहीं करता है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि अगर है तो उसका कॉज क्या है। मतलब ECG में आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर अरिथमिया ये सब देखने को मिल सकता है, तो आपको एक तरीके से कॉजेज़ पता चल सकते हैं। ठीक है, तो ये ECG हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर CHF, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि BNP होता है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? इकोकार्डियोग्राफी। विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो मैंने आपको बताया कि ECG कॉज बताता है, कन्फर्मेशन नहीं बताता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग इन CHF। तो CHF अगर है किसी पेशेंट को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्डियोमेगैली देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जो कार्डियक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज़ बढ़ जाएगा ना हार्ट का। विच टेस्ट मेजर चैम्बर साइज एंड वॉल्व फंक्शन। तो इकोकार्डियोग्राफी हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखता है, चैम्बर साइज भी देखता है एंड वॉल्व फंक्शन भी देता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हमें इकोकार्डियोग्राफी से। सो मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।